हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कल मैंने अर्थव्यवस्था से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़े आपको उपलब्ध कराए थे। वो जो आपने वीडियो देखा, जैसा कि मैंने बताया था कि वो पार्ट 1 है, आज उसका हम दूसरा भाग लेकर के आए हैं। यहाँ पर भी आपको कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़े देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी जो लिटरली इकोनॉमिक के साथ साथ ज्योग्राफी का भी हिस्सा है और प्रायः वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आंकड़ों पर भी आधारित है और सामान्य तथ्य पर भी आधारित है। तो आप इस वीडियो को भी पूरा देखिए और फिर परीक्षा में इसका लाभ उठाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जहाँ कल खत्म किए थे उससे आगे से। ये जो आप देख रहे हैं हेडिंग, नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो सेकंड एडिशन था, जिसको कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा जारी किया गया था, उससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ से कम एक क्वेश्चन का उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। 2015-16 में जहां 24.85% बहुआयामी गरीबी थी, भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, वह 2019 से 21 में घट करके 14.96% रह गया है। इस दृष्टिकोण से बात करें तो ये दोनों आंकड़े कि 15-16 में क्या था और 19 से 21 के बीच में घट के कितना आया, तो क्वेश्चन अगर ऐसे भी पूछ दे कि कितनी की कमी आई है तो परसेंटेज में भी आप उसको दोनों आंकड़ा अगर याद होगा तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी अवधि में 9.86% की कमी हम लोग ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और अगर संख्या के आधार पर हम लोग देखें तो 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस पूरी अवधि में MPI से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले, मतलब उनकी गरीबी समाप्त हुई है। दूसरा पॉइंट देखिए, सर्वाधिक गरीब राज्य, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य बिहार है जहां 33.7% है, जबकि 2015-16 में 51.89% वहां पर लोग MPI थे। दूसरे स्थान पर झारखंड है जहां MPI 28.8% है, जबकि 15-16 में ये 42.1% था, तो वहां से घट करके यहां आया है। और तीसरे नंबर पर मेघालय का स्थान है। वहां हम जानबूझ करके आपको आंकड़ा नहीं दिए है क्योंकि उसका आंकड़ा नहीं पूछेगा। बिहार झारखंड पहला दूसरा तीसरा भी पूछ सकता है लेकिन आंकड़ा नहीं पूछेगा। झारखंड का आंकड़ा आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ की आई है, जबकि परसेंटेज में सबसे ज्यादा गरीबी में कमी बिहार में आई है और संख्या बल के आधार पर उत्तर प्रदेश में। अब देखिए तीसरा पॉइंट, सबसे कम गरीबी वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल, गोवा और तमिलनाडु। सबसे कम गरीबी वाले राज्य नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, जो MPI का रिपोर्ट है, सबसे कम केरल में, फिर गोवा में और फिर तमिलनाडु में। नंबर 4 देखिए, शहरी क्षेत्र में गरीबी 5.27%, जो कि पहले मतलब कि 15 और 16 में 8.65% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अभी भी 19.28% है, जो कि पहले थी 32.59%। तो दोनों जगह कमी आई है, लेकिन इसका ये भी अर्थ हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शहरी क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज़्यादा गरीबी है और कमी आने का दर भी शहरों की तुलना में कम है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को जब ट्विस्ट करता है तो इस तरह के आंकड़ों से आप आंसर करने की स्थिति में आते हैं। अब देखिए 17th वन संसाधन रिपोर्ट 2021। आप सबको पता है कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण जो देहरादून में है उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और ये रिपोर्ट 2 वर्षों में जारी की जाती है। मतलब पिछला जो रिपोर्ट होगा वो 2019 के लिए था और अभी 2021 के लिए है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्र हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71%। अगर हम लोग इसको क्षेत्रफल में जाएं तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से वनाच्छादित क्षेत्र हैं।
जिसके संदर्भ में परसेंटेज में हम लोग आंकड़े देख रहे हैं। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया 24.62%। ये डाटा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 24.62%। स्पेसिफिक पूछेगा सिर्फ वनाच्छादित क्षेत्र तो 21.71, लेकिन बेसिकली जो दूसरा नंबर का पॉइंट है यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। भारत में जो वन है वो कई प्रकार के हैं, जिसमें अति सघन वन जो कि कुल भौगोलिक या वन क्षेत्र का 13.97% है, और सबसे अधिक अति सघन वन अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा कैटेगरी है मध्यम सघन वन, जिसमें 42.99% देश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सेदारी है, और तीसरा खुले वन 43.02%। और मध्यम सघन और खुले वन के मामले में मध्य प्रदेश में ये सबसे ज्यादा प्रतिशत है। तो अगर पूछे कि कौन सा वन सबसे ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं खुले वन, फिर मध्यम सघन वन और सबसे कम अति सघन वन, जहां अरुणाचल प्रदेश में ये सर्वाधिक है। देश के कुल वन क्षेत्र में सबसे अधिक हिस्सेदारी है वन क्षेत्र के हिसाब से, सबसे अधिक एमपी में, फिर अरुणाचल में, फिर छत्तीसगढ़ में, और न्यूनतम हरियाणा, पंजाब और गोवा में। ये क्षेत्र के हिसाब से बात किया जा रहा है। 5वां नंबर पॉइंट देखिए, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब अपने राज्य का जो एरिया है उसमें कितने परसेंट एरिया पर वन है उसके आधार पर। तो इस आधार पर मिजोरम सबसे ऊपर है 84.53%, उसके बाद अरुणाचल 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर चौथे नंबर पर है 74.34%। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक अगर देखें तो लक्षद्वीप में यहां भी 90.33% वन क्षेत्र है, और अंडमान निकोबार में 81.75%। अब देखिए इन आंकड़ों को, तो राज्य में देख रहे हैं कि 3 राज्य ऐसे हैं जहां की वनावरण 75% से ऊपर है, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश का डेटा आपके सामने रखा हुआ है, लक्षद्वीप और अंडमान, यहां भी 75% से ऊपर है। अब उसी को आधार बनाकर के नीचे नोट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 33% से अधिक वन है। दूसरा है कि 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक वन है, वो ऊपर का आंकड़ा जो मैंने बताया आपको। तीसरा पॉइंट है कि 11 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 33 से 75% तक वन है। और चौथा, भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत 0.2 से लेकर के 0.11 हेक्टेयर है। इसके अलावा जो राज्य बच जाते हैं वहां पर 33% से नीचे, जैसे कि बिहार, जैसे कि झारखंड, इनका जो वन क्षेत्र है वो 33% से नीचे है। तो ये आंकड़े भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसी रिपोर्ट में झारखंड की स्थिति को, तो झारखंड का कुल वन क्षेत्र जो है वह है 29.76%, जो कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23,721 स्क्वायर किलोमीटर होता है। आरक्षित वन यहां पर 18.58% है, और झारखंड में सर्वाधिक आरक्षित वन हजारीबाग, उसके बाद गढ़वा और फिर चतरा में है। संरक्षित वन 81.28, मतलब ये सबसे अधिक मात्रा में है, और सबसे अधिक संरक्षित वन है पश्चिमी सिंहभूम में, पलामू में और फिर रांची में। तीसरा है अवर्गीकृत 0.14%, और इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है साहिबगंज में। ये आंकड़े भी बड़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड के दृष्टिकोण से भी। उसके बाद देखिए 2019 की तुलना में 2021 में झारखंड में वन क्षेत्र में कमी आई है। 2019 में जहां ये 2603.2 स्क्वायर किलोमीटर थी, वो घट करके 2021 में 2601.05 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो मतलब इस 2 वर्ष की अवधि में झारखंड में वन क्षेत्र में कमी आई है। नेक्स्ट देखें, 2019 से 21 के दौरान वन क्षेत्र में झारखंड के कुछ जिले ऐसे हैं जहां वृद्धि हुई है। जहां सबसे अधिक वृद्धि हुई है उसका ऑर्डर है वही गढ़वा, उसके बाद पलामू, फिर हजारीबाग। यहां पर इस अवधि में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ओवरऑल झारखंड में कमी आई है, ऊपर का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां वृद्धि हुई है, सर्वाधिक गढ़वा में, फिर पलामू में और फिर हजारीबाग में। और इसी अवधि में वन क्षेत्रों में कमी आई है 4 जिलों में,
पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार और कोडरमा में जो सबसे पहले है उसकी मात्रा ज्यादा है, वो ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला झारखंड का जिला जामताड़ा, देवघर और धनबाद, ये भी ऑर्डर में है। सबसे कम जामताड़ा, फिर देवघर, फिर धनबाद। और सबसे अधिक क्षेत्र वाला झारखंड का जिला है पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और फिर चतरा। उसके बाद नोट करके यहां पर भी कुछ बात लिखा हुआ है कि 1% के आधार पर झारखंड का भारत में स्थान 14वां है और भारत में वन क्षेत्र झारखंड की हिस्सेदारी 3.32% है। 2019 में यह स्थान 10वां था झारखंड का, लेकिन वन क्षेत्रों में जो कमी आई है इसी कारण से 21 में यह 14वें स्थान पर चला गया है, जबकि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 11वां है। तो ये वन संसाधन रिपोर्ट भारत के लिए भी जो इंपॉर्टेंट था और जो झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने इस वीडियो में आप तक पहुंचाने का काम किया है। आगे देखें। अब यहां पर भारत का पावर सेक्टर है, ऊर्जा क्षेत्र है। इन आंकड़ों को भी देखिए, यहां से भी प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता आपके सामने लिखा हुआ है 4,17,668 मेगावाट। ये करेंट डेटा है, 4,17,668 मेगावाट। इसमें विद्युत प्लांट और उनकी हिस्सेदारी को भी देखिए। थर्मल पावर का कंट्रीब्यूशन है 57.5%, मतलब कि भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो तापीय विद्युत का है, तापीय क्षेत्र का है, थर्मल पावर का है 57.5%, जल विद्युत का 11.4%, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर पावर का 1.7% और नवीकरणीय विद्युत स्रोत जो है वो है 29.4। तो किसका हिस्सा कितना है ये आपके सामने है। ऑर्डर पूछे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। थर्मल पावर 1 नंबर पर जाएगा, नवीकरणीय विद्युत स्रोत जो है वो दूसरे नंबर पे और जल विद्युत तीसरे नंबर पर। ये आंकड़े एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, सेक्टर वाइज कैपेसिटी या कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। तो विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक जो योगदान है आप आंकड़ों को देखिए तो प्राइवेट सेक्टर का है 50.7%, सेंट्रल गवर्नमेंट का 24% और स्टेट गवर्नमेंट का 25.3%। विद्युत उत्पादन में इन तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी को इस आंकड़ा में हम लोग देख रहे हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेसिकली इकोनॉमी से हट करके ज्योग्राफी का हिस्सा भी हो जाता है। हेडिंग आप देखिए, इंपॉर्टेंट थर्मल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। एक और स्टेट और दूसरी ओर लिखा हुआ है थर्मल पावर। कौन कहां है ये सिंपल सा चीज है लेकिन बड़ा ही यूजफुल है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ही यहां से पूछे जाते रहे हैं। राजस्थान, यहां का थर्मल पावर अंता, मध्य प्रदेश खरगोन और गदरवारा, महाराष्ट्र सोलापुर और मऊदा। सोलापुर तो कॉमन है लेकिन मऊदा याद करने वाला चीज है। हरियाणा का झज्जर, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर, रामागुंडम और सिमहाद्री, तमिलनाडु का इन्नौर और वल्लूर, यूपी का उरैया, रिहंद और सिंगरौली, उड़ीसा का तलचर, राउरकेला, कनिहा, असम का बोंगाईगांव, बिहार में नवीनगर, कांटी, बरौनी और कहलगांव, पश्चिम बंगाल में फरक्का, टीटागढ़, संतलडीह और दुर्गापुर, ये सब थर्मल पावर है पश्चिम बंगाल में। तेलंगाना में रामागुंडम और कोठागुदम, केरला में कायाकुलम और छत्तीसगढ़ में लारा और कोरबा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर थे। झारखंड का मैंने इसमें हटा दिया है, पतरातू वगैरह का, ठीक है, क्योंकि वो आप निश्चित तौर पे जान रहे होंगे, इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये बाकी चीजें आप निश्चित तौर पर याद कर लें, कम से कम एक नजर जरूर पढ़ लें। कुछ जो अटपटा सा नाम है जो आपने नहीं सुना देखा है उसको जरूर याद कर लीजिए। अब जल विद्युत परियोजना देखिए, इसी तरीके से है। पंजाब और हरियाणा में पोंग और भाखरा नंगल, कर्नाटक में जोग, शरावती, श्रीशैलम, तुंगभद्रा और मचकुंड। श्रीशैलम और मचकुंड ये दोनों को स्टार मार करके रखे हुए क्योंकि ये आंध्रा में भी है, मतलब कि संयुक्त परियोजना उनकी हो जाती है। केरल में सबरीगिरी, इदुकी, गुजरात में उकाई और नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश में तवा, ओंकारेश्वर, गांधी सागर और इंदिरा सागर, महाराष्ट्र में कोयना, तमिलनाडु में कुंडा, मैटूर और पेरियार, जम्मू कश्मीर में सलाल, बगलीहार, उरी और दुलहस्ती, हिमाचल प्रदेश चमेरा, पार्वती, आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर, मचकुंड,
तुंगभद्रा, श्रीशैलम, बताया था आपको कि मचकुंड और श्रीशैलम कर्नाटक में भी है, आंध्रा में भी है। सिक्किम तिस्ता नदी वहीं है। उत्तराखंड कालागढ़, रामगंगा, टनकपुर और टिहरी, बीच में कॉमा नहीं लगा है, ठीक है, कालागढ़, रामगंगा, टनकपुर और टिहरी। उत्तर प्रदेश में रिहंद, चिल्ला और माता टिल्ला। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। मणिपुर लोकटक झील निश्चित तौर पे आप जान रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश तवांग, तातो और सुबनसिरी। जो अटपटा नाम है उसको प्लीज आप जरूर नोट कर लें, याद रखें उसको। आगे देखें, नाभिकीय ऊर्जा। कर्नाटक में कैगा, गुजरात में काकरापाड़ा, तमिलनाडु में कलपक्कम, राजस्थान में रावत भाटा, महाराष्ट्र में तारापुर। और नीचे लिखा हुआ है पहला 1969 में अमेरिका के सहयोग से निर्मित। तो भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। 1969 में अमेरिका के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। उसके बाद तमिलनाडु में कुडनकुलम और हरियाणा में गोरखपुर। ऐसे अगर नहीं पता हो तो सीधा दिमाग में उत्तर प्रदेश जाएगा, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है गोरखपुर और ये हरियाणा में है। नोट करके कुछ देखिए, और ब्रैकेट में उसका मेगावाट क्षमता जो है वो भी लिखा हुआ है, तो आपको आसान हो जाएगा कि सबसे ज्यादा मेगावाट का उत्पादन कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र करता है। भारत में नाभिकीय विद्युत केंद्रों की संख्या 22 है, जो 8 विभिन्न स्थानों पर अवस्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 7 है, इसके अलावा एक और है, और एक स्थान पर एक से अधिक भी नाभिकीय विद्युत केंद्र हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केरल में थोरियम का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पावर सेक्टर में ही आगे बढ़े हम लोग। सर्वाधिक तापीय विद्युत शक्ति क्षमता, भारत और विश्व दोनों का 2 कॉलम कर दिए हैं। भारत में सबसे ज्यादा तापीय विद्युत की क्षमता महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में और फिर उत्तर प्रदेश में है। अनावश्यक तौर पर यहां पर आंकड़ा नहीं डाला गया है, क्योंकि वो फिर आपके लिए बोझ बन जाएगा। आप उसको भी याद करना चाहेंगे और इतने सारे आंकड़े हो जाएंगे, फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। आप शुरुआत का 3 याद रख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश भारत में, जबकि विश्व में चीन 1 नंबर पर है और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। जल विद्युत को देखें हम लोग, हाइडल प्रोजेक्ट। पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ये भारत के सबसे 3 अधिक शक्ति क्षमता रखने वाले जल विद्युत केंद्र हैं। विश्व में चाइना, ब्राजील और कनाडा का ये ऑर्डर है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा, सोलर पावर, भारत में राजस्थान, समझ रहे हैं, मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो सोलर पावर वहां ज्यादा स्वाभाविक तौर पर होगा। गेस भी कर सकते थे हम लोग। राजस्थान, गुजरात, कच्छ वाला एरिया, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। जबकि वर्ल्ड वाइड देखें तो चीन 1 नंबर पर, फिर यूएसए, जापान और भारत का स्थान 5वां है सौर ऊर्जा में विश्व में। उसको भी हमने स्टार मार्क कर दिया है। जो अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, सामने लिखा हुआ है 5 नंबर। अब देखिए पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, उसकी स्थापित क्षमता भी है 41,929.78 मेगावाट। भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में। और वर्ल्ड वाइड अगर जाएं तो चाइना, यूएसए और जर्मनी 1, 2, 3 नंबर पर, और भारत का स्थान है पवन ऊर्जा में विश्व में 4था। कुछ फैक्ट्स हैं। एशिया की पहली पवन ऊर्जा परियोजना मांडवी, कच्छ, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म समूह मुपंडल, ये तमिलनाडु में है। नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक हिस्सेदारी पवन ऊर्जा की होती है। भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र की स्थापना विझिंगम में। और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 5वां है। 1 नंबर पर है चीन और 2 नंबर पर है यूएसए। अब देखिए जियोथर्मल एनर्जी, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो पहला क्वेश्चन है मणिकर्ण, ये संभवतः जेपीएससी या फिर बीपीएससी में एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी या जेपीएससी में पूछा हुआ है कि मणिकर्ण कहां है या मणिकर्ण कहां है। सामने लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, जो कि भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। तातापानी छत्तीसगढ़, खम्मम आंध्र प्रदेश में, और पुग्गा घाटी ये जम्मू कश्मीर में है। और इसकी स्थापना ओएनजीसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इतना आंकड़ा भी आप एक बार अवश्य देख लीजिए, ये फैक्ट्स अवश्य देख लीजिए। अगर आपको और जरूरत हुई तो हम आने वाले दिनों में इससे जुड़ा हुआ और आंकड़ा लेकर के आपके सामने आएंगे।
फिलहाल आप इतना चीज़ को याद करके अभी झारखंड सचिवालय और 21 तारीख को जो आपका बैकलॉग का एग्ज़ाम है उसको देखिए। जेपीएससी के पहले हम इस तरह का और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आएंगे। और झारखंड सचिवालय के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षार्थी हैं, जो तैयारी में लगे हैं, उनकी बता दें कि आगे हम वीडियो जो लेकर के आएंगे उनके लिए उसमें कुछ जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीधा सीधा फैक्ट्स होगा, 1 वर्ड का, 2 वर्ड्स का, इस तरीके से डायरेक्ट फैक्ट्स पे लेकर के, सो दैट कि हम रिवाइज करा सकें। और वहां पर जो क्वेश्चन होगा वो मेरा गेस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि लाखों में से गेस करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ये कोशिश किया जा रहा है। आप उसको देखिए। वीडियो अगर पसंद आपको आता है तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए, ये हम हर बार कहते हैं। और वीडियो को देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।